रविशंकर प्रसाद भी अभी अभी वोट डालकर निकले हैं, वो क्या कह रहे हैं वो भी आप सुन लें। हमारे साथ हैं बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, वोट डाल दिया आपने? जी डाल दिया, देखिए डाल दिया। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? नतीजे पहले जैसे ही रहेंगे या फिर कुछ बदलाव भी होगा? चलिए रोल। हमारे साथ हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद। रविशंकर जी, इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प है। प्रशांत किशोर भी चूंकि मैदान में आ गए हैं। लोकतंत्र में हर को चुनाव में आने का अधिकार है महाराज, लेकिन बांकीपुर की जनता भी जानती है उनको किसके साथ खड़ा होना है। मैंने वोट दिया है, मैं 20 साल से यही वोट करता हूं और बांकीपुर की जनता ने अपने क्षेत्र का विकास देखा है, जनता का विश्वास देखा है। नीतीश जी का काम, सम्राट जी का काम, नितिन नवीन जी जब विधायक रहे उनका काम, सांसद के रूप में मेरा काम, इतने जो आजकल पटना में फ्लाईओवर बने हैं, जो वंदे भारत चल रही है, जो पटना हवाई अड्डा बन गया है और काम हो रहे हैं, मरीन ड्राइव है, तो ये देखा है लोगों ने। कई लोगों को ये लग रहा है कि अभी हाल ही में जो छात्रों का आंदोलन हुआ उसका असर भी इस चुनाव पर देखने को मिलेगा। देखिए, छात्रों का हम सम्मान करते हैं, इस चुनाव में कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकाबला किससे लग रहा है? वो आप तय करिए। हम लोग की प्रभावी निर्णायक जीत होगी। जहां तक मुझे लगता है अधिक मुकाबला आरजेडी से होगा। पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे या उसको? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र, जिनकी अभी आप रिपोर्ट भी देख रहे थे, उन्होंने रविशंकर प्रसाद से बात की। नीतीश, आपको माहौल क्या दिखाई दे रहा है? मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन अभी रविशंकर प्रसाद तो ये कह रहे थे कि मुकाबला बीजेपी और आरजेडी के बीच में है, वो प्रशांत किशोर की पार्टी को कुछ गिन नहीं रहे। जी हाँ, देखिए इस बार का मुकाबला बेहद दिलचस्प है। चूंकि प्रशांत किशोर खुद चुनाव मैदान में आ गए हैं, तो ऐसे में ये मुकाबला जो है त्रिकोणात्मक हो गया है। आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लंबे समय तक चुनाव मैदान में नहीं थे, आखिरी समय में आए, बहुत जोरदार उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद थोड़ा माहौल बदला। लेकिन इस बार का चुनाव इस मायने में भी अलग है चूंकि ये उपचुनाव है। आमतौर पर जो बिहार में चुनाव होते हैं उसमें कई सामाजिक समूह जो हैं किसी दल विशेष के प्रति प्रतिबद्धता रखकर वोट डालते हैं, सरकार बनाना लक्ष्य होता है। कई सामाजिक समूहों का लक्ष्य ऐसा होता है कि कोई विशेष पार्टी सत्ता में न आए, तो आम चुनाव में वोटिंग। लेकिन अभी चूंकि कोई सरकार नहीं बदलने वाली है, इस एक जो वोटर हैं वो से कहें इन सब बातों से अलग होकर स्वतंत्र रूप से वोटिंग कर रहे हैं, तो इसका असर देखने को मिलेगा। और यही उम्मीद जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को है कि ऐसे लोग उनके साथ जुड़ सकते हैं। चूंकि यहाँ पर पिछले आम चुनाव में जो चीजें उस तरह की बातें नहीं होंगी। नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। नेटवर्क बार बार थोड़ा डिस्कनेक्ट हो रहा है, लेकिन मोटी बात जो मैं समझ पा रही हूँ, सबसे पहले नंबर्स का मसला हम समझ लेते हैं। अमिताभ जी, ये बताएं पलड़ा किसका भारी है और ये मुकाबला त्रिकोणीय है या प्रशांत किशोर इस चैलेंज में है या नहीं है? प्रशांत किशोर जरूर इस चैलेंज में है। मुकाबला त्रिकोणीय है क्योंकि त्रिकोणीय थ्योरेटिकली उस मुकाबले को कहा जाता है जिसमें तीनों पार्टी को 15% से या 20% से लगभग ऊपर वोट शेयर आए। तो अभी तक जो हमारा ओपिनियन पोल था उसमें तो आरजेडी अभी भी 17-18% होल्ड ऑन कर रही थी। बात यह है कि जो एंटी बीजेपी वोट है वहाँ पर, क्योंकि बीजेपी को पहले वहाँ 62% के करीब, 60% के करीब वोट था, 30-40% है। अब दोनों बातें हैं कि एक तो सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ रहा है अगर यहाँ पे हार भी जाती है बीजेपी तो। दूसरा है कि क्या प्रशांत किशोर जो एंटी बीजेपी वोट्स है उसको कंसोलिडेट कर पाते हैं या नहीं, उसके ऊपर सारा है। और क्योंकि एमवाई समीकरण जो आरजेडी का है उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज तो जो बीजेपी को वेल पोजीशन्ड है डिफीट करने में, उसकी तरफ झुकाव उसका होता है, लेकिन यादव समाज कहीं ना कहीं देख रहा है कि आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत जाते हैं या रनर अप भी हो जाते हैं तो। क्योंकि फिर प्रशांत किशोर हो सकता है कि ऑल्टरनेटिव के रूप में 2030 के चुनाव में खड़े हो जाएं, तो उनका वोट बैंक शायद इसीलिए अभी तक लामबंद दिख रहा है। जो बीजेपी का वोटर है, जो उस पर स्वर्ण वोटर आप दिखा रहे हैं 33% और 12-14% जो कायस्थ वोट है। देखिए, कायस्थ समाज का कोई एमएलए नहीं है, सिर्फ एक एमएलए है शायद बिहार के असेंबली में,
तो रिप्रेजेंटेशन की बात तो हर समाज की रहती है, तो वो तो लार्जली अपने कैंडिडेट के साथ जाएगा। आपको क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि जो अभी आपका एनालिसिस है उसमें तो बीजेपी के लिए भी अच्छा ये है कि बीजेपी वर्सेस आरजेडी हो और प्रशांत किशोर को यहाँ पर जमीन ना मिले। बिल्कुल, इस बात के लिए बीजेपी बड़ी डेस्परेट होकर के इंतजार कर रही थी कि कब तेजस्वी यादव आते हैं, और तेजस्वी यादव आए उसके पहले एक संयोग हुआ कि उस दिन रात में तेज प्रताप यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनकी गिरफ्तारी के बाद एक माहौल बना, तेजस्वी यादव आए, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरे बड़े भाई को भी गिरफ्तार किया गया है, छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये एक मोटे तौर पर जो यादव वोट है उसको अपनी तरफ रखने का ये मैसेज दिया गया। लेकिन समस्या ये है कि यादव भी वहाँ पॉलिटिकली इतने जागरूक तो हैं कि वो पूछ रहे हैं कि रेखा गुप्ता वैश्य है, तो क्या वैश्य उनको वोट दे रहा है? हम तो आपकी राजनीति बचाएं, लेकिन वैश्य वोट दे रहा है उनको, तो वैश्य का वोट मिल नहीं रहा है। वैश्य और कायस्थ ये दो ऐसे समूह हैं जो बीजेपी की तरफ अभी भी पूरी तरह से हैं। अगर हम लोग थोड़ा बारीकी से इसमें बात करें तो 3,89,000 की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 लाख वोट जो है वो बीजेपी के सामाजिक समीकरण का है, 1,39,000 वोट फॉरवर्ड्स का है, और 1,29,30,000 वोट जो पिछड़ी जाति का है उसमें यादव छोड़ दे तो बाकी वैश्य और कोयरी कुर्मी बीजेपी का ही है। 50,000 के करीब अति पिछड़ा वोट है, उसमें चंद्रवंशी ज्यादा है, वो भी बीजेपी का कोर वोट है। दलित का भी एक कोर वोट बड़ा है, तो 3 लाख के करीब तो कोर वोट बीजेपी का है। अगर वो नहीं टूटता है, बीजेपी की असली चिंता यह है कि अगर फॉरवर्ड के नाम पर, ब्राह्मण भूमिहार के नाम पर अगर प्रशांत किशोर को उसका वोट जाता है, या गैर कायस्थ सवर्ण अगर एकजुट होते हैं, तो बीजेपी को नुकसान होगा, और उस नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है।